नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष में 3 ईपीसी पेपर होते हैं, जिसमें प्रथम ईपीसी फर्स्ट जो पेपर होता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसमें सबसे बड़ी समस्याएं या सबसे ज़्यादा समस्याएं बीएड विद्यार्थियों को आती हैं। तो उन्हीं समस्याओं का समाधान के लिए ये वीडियो बनाई है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे ईपीसी फर्स्ट के यूनिट नंबर 1 में एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रीडिंग ऑन टेक्स्ट। इसमें हम दूसरा बिंदु लेंगे, टीचर एजुकेटर विल एग्जामिन ऑब्जर्व द हैंडलिंग विद द डिजर्व टेक्स्ट ऑन द स्टूडेंट्स आर एंड रिमीडियल सजेशन विल बी गिवन। तो हम इसमें देखेंगे क्या सुझाव हम इसमें दे सकते हैं, जिसको मैंने एक वीडियो के माध्यम से बनाया है, जिसमें शिक्षक छात्रों के विविध पाठों के साथ संचालन की जांच व निरीक्षण करना और वहां पर उपचारात्मक सुझाव देना। तो छात्रों को उत्कृष्ट अध्यापन की अपेक्षा करने का अधिकार होता है, लेकिन वह उन्हें हमेशा प्राप्त नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं और उनमें से एक शिक्षक का प्रदर्शन विद्यालय प्रमुख की सीमा और क्षमता के भीतर होता है। तथापि ऐसा केवल एक से संगठन से हो सकता है जहां विश्वास के स्तर उच्च होते हैं। लोगों को सम्मानित महसूस होना चाहिए और पता होना चाहिए कि उसके अध्यापन व्यवहार को, ना कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से जांचा जा रहा है, अन्यथा इससे बुरी भावना और प्रतिरोध उत्पन्न होगा। यही कारण है कि अधिक कठिन क्षेत्रों से निपटने से पहले सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने का अभ्यास करना महत्वपूर्ण होता है। किसी शिक्षक के कक्षा में व्यवहार पर वस्तुपरक प्रमाण की सहायता लेते हुए जितना अधिक नियमित रूप से सोच विचार किया जाता है, इस बात की संभावना उतनी ही कम हो जाती है कि उनका प्रदर्शन उस स्तर तक गिरेगा जिसे खराब कहा जाता है। विशेष तौर पर जब कि समर्थक विकास गतिविधियां नियोजित की गई हों। विद्यालय में एक ऐसी संस्कृति जहां अवलोकन और प्रदर्शन पर चर्चा सामान्य रूप से होती है की स्थापना करने में लंबा समय, संभवतः 1 वर्ष से अधिक लग सकता है। हालांकि आरंभ में ही कठिन समय या ज़्यादा समय और कठिन लग सकता है और आपको कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ वहाँ पर डटे रहना है। यह इकाइयों के उस समुच्चय का या वर्ग का हिस्सा है जो पढ़ने या पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया को रूपांतरित करने के महत्वपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है। आप अपने ज्ञान और कौशलों को विकसित करने के लिए इस समुच्चय में आगे आने वाली अन्य इकाइयों पर नज़र डालकर लाभान्वित हो सकते हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने और सीखने में सुधारों का नेतृत्व करना, माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने और सीखने में सुधारों का नेतृत्व करना, अपने विद्यालय में आकलन का नेतृत्व करना, शिक्षकों के पेशेवर विकास का नेतृत्व करना, परामर्श देना और प्रशिक्षित करना, अपने विद्यालय में सीखने की प्रभावी संस्कृति का विकास करना, अपने विद्यालय में समावेश को प्रोत्साहित करना, छात्रों की प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना, अपने विद्यालय में प्रौद्योगिकी के उपयोग का नेतृत्व करना। अब हम जानते हैं कि वहाँ पर जो छात्र अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं तो उनको किस प्रकार से निगरानी कर सकते हैं हम, और वहाँ पर फीडबैक क्या दे सकते हैं बच्चों को। छात्रों के कार्य प्रदर्शन में सुधार करने में लगातार निगरानी करना और उन्हें प्रतिक्रिया देना शामिल होता है, ताकि उन्हें पता रहे कि उनसे क्या अपेक्षित है और उन्हें कामों को पूरा करने पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो। आपकी रचनात्मक प्रतिक्रिया के माध्यम से वे अपने कार्य प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। जैसे निगरानी करना, प्रभावी शिक्षक अधिकांश समय अपने छात्रों की निगरानी करते हैं। सामान्य तौर पर अधिकांश शिक्षक अपने छात्रों के काम की निगरानी उनके द्वारा कक्षा में किए गए कार्यों को देखकर और सुनकर करते हैं। छात्रों की प्रगति की निगरानी करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है, जो कि जैसे ऊंचे ग्रेड प्राप्त कर लेना या अपने कार्य के प्रदर्शन के बारे में अधिक सजग रहना और अपनी सीखने की प्रक्रिया के प्रति अधिक जिम्मेदार होना। अपनी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, प्रादेशिक और स्थानीय मानकीकृत परीक्षाओं में उपलब्धि का पूर्वानुमान करना, इससे आपको एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित तय करने में भी मदद मिलेगी।
कब प्रश्न पूछें या प्रोत्साहित करें, कब प्रशंसा करें, चुनौती दें या नहीं, एक काम में छात्रों के अलग अलग समूहों को कैसे शामिल करें, गलतियों के विषय में क्या करें। तो छात्र सबसे अधिक सुधार तब करते हैं जब उन्हें उनकी प्रगति के बारे में स्पष्ट और शीघ्र प्रतिक्रिया दी जाती है। निगरानी करने के बाद आपको छात्रों को बताना है कि वे कैसे काम कर रहे हैं और उनके सीखने की प्रक्रिया को उन्नत करने में उन्हें किस अन्य चीज़ की ज़रूरत है, इस बारे में नियमित प्रतिक्रिया देने में सक्षम करेगा। आपके सामने आने वाली चुनौतियों में से एक होगी अपने छात्रों की उनके स्वयं के सीखने के लक्ष्यों को तय करने में मदद करना, जिसे स्वयं निगरानी भी कहा जाता है। छात्र विशेष तौर पर कठिनाई अनुभव करने वाले छात्र अपनी स्वयं की सीखने की प्रक्रिया का बोझ उठाने के आदी नहीं होते हैं, लेकिन आप किसी परियोजना के लिए अपने स्वयं के लक्ष्य या उद्देश्य तय करने, अपने काम की योजना बनाने और समय सीमाएं तय करने और अपनी प्रगति की स्वयं निगरानी करने में भी किसी भी छात्र की मदद कर सकते हैं। स्वयं निगरानी के कौशल की प्रक्रिया का अभ्यास और उसमें महारत हासिल करना उसके लिए विद्यालय और उसके सारे जीवन में उपयोगी साबित होगा। अब मैंने आता है कि हम जो पढ़ते हैं बच्चे, उन विद्यार्थियों की बातों को किस प्रकार से सुनना है, उनको किस प्रकार से परीक्षण करना है, क्योंकि बच्चा कहाँ पर बोल रहा है, रुक रहा है, क्योंकि रीडिंग करनी है उसे, और हर जो अक्षर है उसको किस प्रकार से बोलना है, ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान में रखना होता है। तो विद्यार्थियों की बात को बहुत ध्यान से सुनना होता है और वहाँ पर तभी हम उसको सुधार कर सकते हैं। अधिकांश समय शिक्षक स्वाभाविक रूप से छात्रों की बातें सुनते हैं और उनका परीक्षण करते हैं। यह निगरानी करने का एक सरल साधन है, जैसे अपने छात्रों को ऊंची आवाज़ में पढ़ते समय सुन सकते हैं, जोड़ियों या समूह कार्यों में चर्चा सुन सकते हैं, छात्रों को कक्षा के बाहर या कक्षा में संसाधन का उपयोग करते देख सकते हैं। समूहों के काम करते समय उनकी शारीरिक भाषा का भी परीक्षण कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप जो विचार एकत्रित करते हैं वे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया या प्रगति में सही प्रमाण हो। सिर्फ वही बात रिकॉर्ड करें जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उचित सिद्ध कर सकते हैं या जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। जब छात्र काम करें तब कमरे में घूमें और संक्षिप्त परीक्षण नोट्स बनाएं। आप कक्षा सूची का उपयोग करके दर्ज कर सकते हैं किन छात्रों को अधिक मदद की ज़रूरत है और किसी भी उभरती गलतफहमी को भी नोट कर सकते हैं। इन परीक्षणों और नोट्स का उपयोग आप सारी कक्षा को प्रतिक्रिया देने या समूह अथवा व्यक्ति विशेष को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं। अब फीडबैक देना, आपको छात्र को सुनना है और वहीं उनको फीडबैक किस तरीके से दिया जाएगा कि प्रतिक्रिया वह जानकारी होती है जो आप किसी छात्र को यह बताने के लिए देते हैं कि उन्होंने किसी घोषित लक्ष्य या अपेक्षित परिणाम के संबंध में कैसा कार्य किया है। प्रभावी प्रतिक्रिया छात्र को जानकारी देती है कि क्या हुआ, इस बात का मूल्यांकन देती है कि कोई कार्रवाई या काम कितनी अच्छी तरीके से किया गया, मार्गदर्शन देती है कि कार्य प्रदर्शन को कैसे सुधारा जा सकता है। जब आप हर छात्र को प्रतिक्रिया देते हैं तब उसे ये जानने में उसकी मदद करनी चाहिए कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं, वे अभी क्या नहीं कर रहे हैं, उनका काम अन्य लोगों की तुलना में कैसा है, वे कैसे सुधार कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रभावी प्रतिक्रिया छात्रों की मदद करती है। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया के अस्पष्ट और अन्यायपूर्ण होने के कारण सीखने की प्रक्रिया में कोई रुकावट बने। प्रभावी प्रतिक्रिया हाथ में लिए गए काम और छात्र द्वारा सीखी जा रही बात पर संकेंद्रित होती है, स्पष्ट और ईमानदार होती है और छात्र को बताती है कि उसके सीखने की प्रक्रिया के बारे में क्या अच्छी बात है, उसे कहाँ सुधारा जा करना है, कार्रवाई के योग होती है और छात्र को ऐसा कुछ करने को कहती है जिसे करने में वे सक्षम होते हैं। छात्र के समझ सकने योग्य उपयुक्त भाषा में दी जाती है, सही समय पर दी जाती है। यदि वह बहुत जल्दी दी गई तो छात्र सोचेगा मैं यही तो करने जा रहा था। बहुत देर से की गई बात छात्र का ध्यान और कहीं चला जाएगा और वापस लौट कर वह नहीं करना चाहेगा जिसके लिए उसे कहा गया। तो प्रतिक्रिया चाहे बोली जाए या छात्रों की वर्कबुकों में लिखी जाए, वह तभी अधिक प्रभावी होती है यदि वह नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करती है, जैसे प्रशंसा और सकारात्मक भाषा का उपयोग करना। जब हमारी प्रशंसा की जाती है और हमें प्रोत्साहित किया जाता है तो आमतौर पर हम उस समय के मुकाबले काफ़ी अधिक बेहतर महसूस करते हैं। जबकि हमारी आलोचना की जाती है तो ये हमारी गलती सुधारी जाती है।
सुदृढ़ीकरण और सकारात्मक भाषा समूची कक्षा और सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायक होती है। याद रखें कि प्रशंसा को विशिष्ट और स्वयं छात्र की बजाय किए गए काम पर लक्षित होना चाहिए, अन्यथा वह छात्र की प्रगति में मदद नहीं करेगी। छावास अविशिष्ट शब्द है, इसीलिए निम्नलिखित में से हम कोई बात कहना बेहतर होगा, जैसे संकेत देने के साथ साथ सुधार का उपयोग करना। अपने छात्र के साथ आप जो बातचीत करते हैं वह उनके सीखने की प्रक्रिया में मदद करती है। यदि छात्र को आप बताते हैं कि उनका उत्तर गलत है तो संवाद को वही समाप्त कर देते हैं, तो आप सोचेंगे और स्वयं प्रयास करने में उसकी मदद करने का अवसर खो देते हैं। यदि आप छात्रों को संकेत देते हैं कि या आगे कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप उन्हें अधिक गहराई से सोचने को प्रेरित करते हैं और उत्तर खोजने और अपने स्वयं के सीखने का दायित्व लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। जैसे आप बेहतर उत्तर करने के लिए प्रोत्साहित या किसी समस्या पर किसी अलग दृष्टिकोण को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित जैसी बात कह सकते हैं, जैसे दूसरे विद्यार्थियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना उपयुक्त हो सकता है। आप ये काम निम्नलिखित जैसी टिप्पणियों के साथ शेष कक्षा के लिए अपने प्रश्नों को प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्रों को हाँ या नहीं में के साथ सुधारना स्पेलिंग या संख्या के अभ्यास की तरह के कामों के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप विद्यार्थियों को बढ़ते प्रतिमानों पर नज़र डालने या समान उत्तरों से संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं या चर्चा शुरू कर सकते हैं कि कोई उत्तर गलत क्यों है। स्वयं सुधार करना और समकक्षों में सुधार करवाना प्रभावी होता है और आप इसे छात्रों को दिए गए कामों को जोड़ियों में या समूह में करते समय स्वयं अपने और एक दूसरे के काम की जांच करने को कहकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। एक समय में एक पहलू को सही करने पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा होता है, ताकि भ्रम में डालने वाली ढेर सारी जानकारी ना हो। अपने पाठों का नियोजन और उनकी तैयारी अच्छे अध्यायों की योजना बनानी होती है। नियोजन आपके अध्यायों को स्पष्ट और सुसामयिक बनाने में मदद करता है, जिसका अर्थ यह है कि आपके छात्र सक्रिय और आकृष्ट बने रहते हैं। प्रभावी नियोजन में कुछ अंतर्निहित लचीलापन भी शामिल होता है, ताकि अध्यापक पढ़ाते समय अपने छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया के बारे में कुछ पता चलने पर उसके प्रति अनुक्रिया कर सकें। अध्यायों की श्रृंखला के लिए योजना पर काम करने में छात्रों और उनके पूर्व शिक्षण को जानना, पाठ्यक्रम में से आगे बढ़ने के क्या अर्थ हैं और छात्रों के पढ़ने में मदद करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन और गतिविधियों की खोज करना शामिल होता है। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है जो आपको अलग अलग अध्याय और एक साथ और एक के ऊपर एक विकसित होते अध्याय की श्रृंखला दोनों की तैयारी करने में मदद करती है। अध्याय के नियोजन के चरण होते हैं, जिसमें अपने छात्रों की प्रगति के लिए आवश्यक बातों के बारे में स्पष्ट रहना, तय करना कि आप कौन से ऐसे तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं जिसे छात्र समझेंगे और आपको जो पता लगेगा उसके प्रति अनुक्रिया करने के लचीलेपन को कैसे बनाए रखेंगे। पीछे मुड़कर देखना कि अध्याय कितनी अच्छी तरह से चला और आपके छात्रों ने क्या सीखा, ताकि भविष्य के लिए योजना बना सकें। अध्यायों की श्रृंखला का नियोजन करना। जब आप किसी पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं तो नियोजन का पहला भाग यह निश्चित करता है कि पाठ्यक्रम के विषयों और प्रसंगों को खंडों या टुकड़ों में किस सर्वोत्तम ढंग से विभाजित किया जाए। आपको छात्रों की प्रगति करने और कौशलों और ज्ञान का क्रमिक रूप से विकास करने के लिए उपलब्ध समय और तरीकों पर विचार करना होगा। आपके अनुभव या सहकर्मियों के साथ चर्चा से आपको पता चल सकता है कि किसी विषय के लिए 4 अध्याय बनेंगे, लेकिन किसी अन्य विषय के लिए केवल 2। आपको इस बात से अवगत रहना चाहिए कि आप भविष्य में उस सीख पर अलग तरीकों से अलग अलग समयों पर तब लौट सकते हैं। सभी पाठों की योजनाओं में आपको निम्न बातों के बारे में स्पष्ट रहना होगा जब अन्य विषय पढ़ाए जाए या विषय को विस्तारित किया जाए। जैसे विद्यार्थियों को आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, आप उस शिक्षण का परिचय कैसे देंगे, विद्यार्थी को क्या और क्यों करना होगा। आप शिक्षण को सक्रिय और रोचक बनाना चाहेंगे ताकि विद्यार्थी सहज और उत्सुक महसूस करें। इस बात पर विचार करें कि पाठों की श्रृंखला में विद्यार्थियों से क्या करने को कहा जाएगा, ताकि आप न केवल विविधता और रुचि बल्कि लचीलापन भी बनाए रखें। योजना बनाएं कि जब आपके विद्यार्थी पाठों की श्रृंखला में से प्रगति करेंगे तब आप उनकी समझ की जांच कैसे करेंगे। यदि कुछ भागों को अधिक समय लगता है तो वे जल्दी समझ में आ जाते हैं कि समायोजन करने के लिए तैयार रहें। अलग अलग पाठों की तैयारी करना।
पाठों की श्रृंखला को नियोजित कर लेने के बाद प्रत्येक पाठ को उस प्रगति के आधार पर अलग से नियोजित करना होगा जो विद्यार्थियों ने उस बिंदु तक की है। आप जानते हैं कि या पाठों की श्रृंखला के अंत में यह आप जान सकेंगे कि विद्यार्थियों ने क्या सीख लिया होगा, लेकिन आपको किसी अप्रत्याशित चीज़ को दोहराने या अधिक शीघ्रता से आगे बढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। इसीलिए हर पाठ को अलग से नियोजित करना चाहिए ताकि आपके सभी विद्यार्थी प्रगति करें और सफल और सम्मिलित महसूस करें। पाठ की योजना के भीतर आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक गतिविधि के लिए पर्याप्त समय है और कि ये सभी संसाधन तैयार हैं, जैसे क्रियात्मक कार्य या समूह कार्य। बड़ी कक्षाओं के लिए सामग्रियों का नियोजन के हिस्से के रूप में आपको अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग प्रश्नों और गतिविधियों की योजना बनानी पड़ सकती है। जब आप नए विषय पढ़ाते हैं, आपको आत्मविश्वासी होने के लिए अभ्यास करने और अन्य अध्यापकों के साथ विचार पर बातचीत करने के लिए समय की जरूरत पड़ सकती है। 3 भागों में अपने पाठ को तैयार करने के बारे में सोचें। इन भागों पर नीचे चर्चा की जा सकती है। जैसे पाठ के शुरू में परिचय, विद्यार्थी को समझाएं कि वे क्या सीखेंगे और करेंगे ताकि हर एक को पता रहे कि उनसे क्या अपेक्षित है। विद्यार्थी जो पहले से ही जानते हैं उन्हें साझा करने की अनुमति दें कि वे करने वालों हों तो उनकी दिलचस्पी पैदा करें। पाठ का मुख्य भाग, विद्यार्थी जो कुछ पहले से जानते हैं उसके आधार पर सामग्री की रूपरेखा बनाएं। आप स्थानीय संसाधनों, नई जानकारी या सक्रिय पद्धतियों के उपयोग का निर्णय ले सकते हैं जिनमें समूह कार्य या समस्याओं का साधन करना शामिल है। उपयोग करने के लिए संसाधनों और उस तरीके की पहचान करें जिससे आप अपनी कक्षा को में उपलब्ध स्थान का उपयोग करेंगे। विविध प्रकार की गतिविधियों, संसाधनों और समयों का उपयोग पाठ के नियोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप विभिन्न तरीकों और गतिविधियों का प्रयोग करते हैं तो आप अधिक छात्रों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि वे विभिन्न तरीकों से सीखेंगे। शिक्षण की जांच करने के पाठ की समाप्ति, जांच करने पर हमेशा यह पता लगाने के लिए कि समय पाठ के दौरान या उसकी समाप्ति पर कि कितनी प्रगति की गई है। जांच करने का अर्थ हमेशा परीक्षा ही नहीं होती। आमतौर पर उसे शीघ्र और उसी जगह पर होना चाहिए, जैसे नियोजित प्रश्न या विद्यार्थियों को जो कुछ सीखा है उसे प्रस्तुत करते देखना। लेकिन आपको लचीला होने के लिए और विद्यार्थी के उत्तरों से आपको पता चलता है कि उसके अनुसार परिवर्तन करने की योजना बनानी चाहिए। पाठ को समाप्त करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है शुरू के लक्ष्यों पर वापस लौटना। विद्यार्थियों को इस बात के लिए समय देना कि वे एक दूसरे को और आपस उस शिक्षण से हुई उसकी प्रगति के बारे में बता सकें। विद्यार्थियों की बातों को सुनकर आप सुनिश्चित कर सकें कि आपको पता रहे कि अगले पाठ के लिए क्या योजना बनानी है। पाठों की समीक्षा, हर पाठ का पुनरावलोकन करें और दर्ज करें कि आपने क्या सीखा। आपके विद्यार्थियों ने क्या सीखा, किन संसाधनों का उपयोग किया गया और सब कुछ कितनी अच्छी तरह से संपन्न हुआ, ताकि अगले पाठों के लिए अपनी योजनाओं में सुधार या उनका समायोजन कर सकें। जैसे आप निम्न निर्णय कर सकते हैं: गतिविधियों में बदलाव करना, खुले और बंद प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करना, जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता चाहिए उनके साथ अनुवर्ती सत्र आयोजित करना। सोचें कि आप विद्यार्थियों के सीखने में मदद के लिए क्या योजना बना सकते हैं या अधिक बेहतर कर सकते हैं। जब आप हर पाठ से गुजरेंगे, आपके पाठ संबंधी योजनाएं अपरिहार्य रूप से बदल जाएंगी क्योंकि आप हर होने वाली चीज़ का पूर्वानुमान नहीं कर सकते। अच्छे नियोजन का अर्थ है कि आप जानते हैं कि आप शिक्षण को किस तरह से करना चाहते हैं, आपको रीडिंग किस तरीके से करनी है, आपको उच्चारण किस तरीके से करना है। इसीलिए जब आपको अपने विद्यार्थियों के वास्तविक शिक्षण के बारे में पता चलेगा तब आप लचीले ढंग से उसके प्रति अनुक्रिया करने को तैयार रहेंगे। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि शिक्षक छात्रों के विविध पाठों के साथ संचालन की जांच किस प्रकार से करेंगे, उसका निरीक्षण किस तरीके से करेंगे और उपचारात्मक सुझाव किस तरीके से वहाँ का पर पेश करना है। तो यह मैटर इसीलिए आपको दिया जा रहा है जिससे आप इससे संबंधित अपनी जो फाइल्स है वो भी तैयार कर लें, लिख लें। तो ये था शिक्षक EPC 1 में शिक्षक छात्रों के विविध पाठों के साथ संचालन की जांच, निरीक्षण करना और उपचारात्मक सुझाव। तो कोशिश करिएगा
कि ये एजुकेशन चैनल में आपको और भी इसी तरीके की वीडियो या लिखित सामग्री मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।